नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है शादी में नानी से हर खर्च उठवाया गया। कभी-कभी इंसान की असली कीमत उसकी मौजूदगी से नहीं, उसके पैसों से लगाई जाती है। और जब तक जेब भरी रहती है, रिश्तों की मिठास भी बनी रहती है। लेकिन उस दिन जब शादी के मंच पर सब लोग हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे और अपनी खुशियों का दिखावा कर रहे थे, तब एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी चुपचाप सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में ऐसा दर्द था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। पूरे परिवार को लगता था कि वह सिर्फ एक एटीएम है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए खपा दी, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद एक ऐसा लिफाफा खुला जिसने पूरी परिवार की दुनिया उलट-पुलट कर दी। जो लोग कल तक खुद को सबसे चतुर समझ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। और जिस नानी को सबने कमजोर समझा था, उसने जाते-जाते ऐसा फैसला लिया कि हर रिश्ता अपने आप आईने के सामने खड़ा हो गया। आखिर उस वसीयत में ऐसा क्या लिखा था? क्यों पूरे परिवार के होश उड़ गए? और क्यों एक शादी की चमक अचानक पछतावे के अंधेरे में बदल गई? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नगर के पुराने इलाके में रहने वाली 70 वर्षीय सरोजनी देवी को मोहल्ले में लोग सम्मान से सरोज नानी कहते थे। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में हमेशा अपनापन लिए वह उन लोगों में थी जो अपने दुख छुपाकर दूसरों की खुशियों में जीना जानते हैं। पति का निधन कई साल पहले हो चुका था और उनका इकलौता बेटा सलेश अब अपने परिवार के साथ शहर के पॉश इलाके में रहता था। सरोजनी देवी के पास ना कोई बड़ी नौकरी रही थी और ना ही कोई व्यापार, लेकिन उनके पति ने मेहनत से कुछ जमीनें और बचत छोड़ रखी थी, जिससे उन्हें हर महीने अच्छी आमदनी हो जाती थी। यही वजह थी कि परिवार में उनकी इज्जत भी बनी हुई थी। कम से कम ऊपर ऊपर से शैलेश की बेटी त्रिशा की शादी तय हुई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई शादी की तैयारियों में लग गया, लेकिन धीरे धीरे सरोजनी देवी को महसूस होने लगा कि इस खुशी के पीछे एक अजीब सी गणित भी चल रही है। कभी कोई आकर कहता, माँ, बैंकेट हॉल का एडवांस देना है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। कभी कोई कहता, माँ, आजकल अच्छे गहनों के बिना लोग बातें बनाते हैं, कुछ मदद कर दीजिए। सरोजनी देवी मुस्कुराकर हर बार पैसे दे देती। उन्हें लगता था कि यह उनकी पोती की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अगर उनकी बचत किसी काम आ रही है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मगर धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनसे पैसे लेने वालों के पास बैठकर 2 मिनट बात करने का समय नहीं था। त्रिशा भी दिन भर मोबाइल और खरीदारी में व्यस्त रहती। पहले जो नानी के कमरे में बैठकर घंटों बातें किया करती थी, अब कई कई दिन बिना मिले निकल जाते। एक शाम सरोजनी देवी ने सोचा कि वह खुद जाकर त्रिशा से बात करे। वह उसके कमरे में पहुंची तो अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था, तभी उन्होंने त्रिशा की सहेली को कहते सुना, यार, तेरी नानी तो कमाल है, शादी का आधा खर्च उठा रही हैं। त्रिशा हंसकर बोली, अरे अभी तो और भी काम आने वाली हैं। पापा कहते हैं कि जब तक नानी है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सरोजनी देवी के कदम वहीं रुक गए। शब्द छोटे थे लेकिन दिल पर गहरी चोट कर गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। उस रात उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। उन्हें पहली बार लगा कि शायद लोग उन्हें प्यार नहीं, उनकी जमा पूंजी को महत्व दे रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को समझाया कि शायद वह ज्यादा सोच रही हैं। आखिर परिवार है, अपनी ही औलाद है। फिर भी उनके मन में एक हल्की सी टीस बैठ गई, जो आने वाले दिनों में और गहरी होने वाली थी। शादी की तैयारियां तेज हो रही थी और हर नए खर्च के साथ सरोजनी देवी का बैंक बैलेंस घट रहा था, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं थी। सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर थी कि अगली जरूरत के लिए नानी से कितनी मदद ली जा सकती है। शादी का महीना
शुरू होते ही सलेश के घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया। हर कमरे में हलचल थी, हर चेहरे पर उत्साह दिखाई देता था। लेकिन इस भीड़ के बीच सरोजनी देवी खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। सुबह से रात तक घर में उनकी जरूरत सिर्फ तब पड़ती जब किसी भुगतान की बात होती। एक दिन सलेश अपनी पत्नी मालिनी के साथ उनके कमरे में आया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। मालिनी ने बड़े प्यार से उनके पास बैठते हुए कहा, माँ जी, त्रिशा की खुशी के लिए एक छोटी सी मदद और चाहिए। लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी ऐसी हो कि सालों तक लोग याद रखें। सरोजनी देवी समझ गई कि बात फिर पैसों की है। उन्होंने बिना कुछ पूछे अलमारी से चेक बुक निकाली और रकम लिख दी। चेक हाथ में आते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। लेकिन जाते जाते किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ जी की तबीयत कैसी है या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सरोजनी देवी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहीं। उन्हें याद आया जब शैलेश छोटा था और बुखार से रात भर उनकी गोद में सोता था। तब उन्होंने कभी हिसाब नहीं लगाया था कि बेटे पर कितना खर्च हो रहा है। माँ का प्यार कभी हिसाब नहीं मांगता, लेकिन आज रिश्तों में हर चीज का हिसाब दिखाई दे रहा था। शादी से कुछ दिन पहले परिवार ने एक भव्य संगीत समारोह रखा। सरोजनी देवी भी तैयार होकर नीचे आईं। उन्होंने सोचा कि आज शायद परिवार के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति किसी के लिए खास नहीं थी। सभी लोग अपने अपने फोटो और वीडियो में व्यस्त थे। तभी एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, अरे सरोज बहन, आपकी वजह से तो शादी में 4 चांद लग गए। सुना है आपने खूब खर्च किया है। वहां मौजूद कई लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने मजाक समझकर बात टाल दी, लेकिन सरोजनी देवी के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। उन्हें लगा जैसे लोग उनकी पहचान एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि पैसे के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। उसी रात वह अपने कमरे में बैठी और पुरानी तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर में छोटी त्रिशा उनकी गोद में बैठी थी। तस्वीर देखते देखते उनकी आंखें नम हो गईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने त्रिशा खड़ी थी। सरोजनी देवी का चेहरा खिल उठा, लेकिन त्रिशा ने आते ही कहा, नानी, एक जरूरी बात थी। ओनर ने लहंगे में कुछ बदलाव किए हैं, उसके लिए थोड़े और पैसे चाहिए। सरोजनी देवी ने कुछ पल चुप रही। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज पोती उनसे दिल की बात करेगी, लेकिन यहाँ भी जरूरत पैसों की ही निकली। उन्होंने मुस्कुराकर पैसे दे दिए। त्रिशा जल्दी से धन्यवाद बोलकर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। उस रात सरोजनी देवी ने पहली बार अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। उनके शब्दों में शिकायत नहीं थी, लेकिन एक गहरा दर्द जरूर था। उन्हें महसूस होने लगा था कि जिंदगी उन्हें किसी बड़े फैसले की तरफ धकेल रही है, और शायद वह फैसला पूरे परिवार की सोच बदलने वाला था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे परिवार को महीनों से था। यह शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक हर चीज इतनी भव्य थी कि आने वाले मेहमान तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। शैलेश और मालिनी गर्व से हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे, मानो यह शादी नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हो। त्रिशा दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और उसके आसपास रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच सरोजनी देवी एक कोने की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। लोगों की नजरें उन पर तभी जाती जब कोई उनके योगदान की चर्चा करता। कई मेहमान फुसफुसाकर कह रहे थे कि अगर सरोजनी देवी ने इतना पैसा ना लगाया होता तो शायद यह शादी इतनी भव्य न बन पाती। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस महिला की वजह से यह सब संभव हुआ वह पूरे समारोह में सबसे ज्यादा अकेली क्यों दिखाई दे रही है। तभी शाम के लगभग 7 बजे बैंकेट हॉल के मुख्य द्वार पर एक साधारण कपड़े पहने युवक दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन वह किसी मेहमान जैसा नहीं लग रहा था। उसने रिसेप्शन पर खड़े लोगों से कुछ पूछा
और फिर सीधे सरोजनी देवी की तरफ बढ़ गया। परिवार के कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। युवक सरोजनी देवी के सामने पहुंचा और झुककर उनके पैर छू लिए। सरोजनी देवी कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गईं, फिर उनकी आंखों में पहचान की चमक उभर आई। उन्होंने तुरंत उसे गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शैलेश भी तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, माँ यह कौन है? सरोजनी देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह अर्नव है। बस इतना कहकर वह चुप हो गई। शैलेश ने फिर पूछा, लेकिन अर्नव है कौन? सरोजनी देवी ने जवाब देने के बजाय बात बदल दी और उसे अपने पास बैठा लिया। पूरे समारोह में अर्नव उनके साथ ही रहा। वह बार बार उनकी दवा का ध्यान रखता, पानी देता और उनकी तबीयत पूछता। यह देखकर कुछ रिश्तेदारों को अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो परिवार के लोगों को करना चाहिए था। रात को जब जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब भी अर्नव दूर खड़ा होकर सब देखता रहा। उसने ना किसी से ज्यादा बात की और ना ही खुद को किसी पर थोपने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे परिवार के मन में सवाल पैदा कर दिए थे। आखिर वह कौन था और सरोजनी देवी उससे इतना अपनापन क्यों दिखा रही थी? शादी के बाद जब सभी मेहमान लौटने लगे, तब अर्नब चुपचाप सरोजनी देवी के पास आया और बोला, नानी आपने जो कहा था सब तैयार है। सरोजनी देवी ने धीमे से सिर हिलाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। यह बातचीत बहुत छोटी थी, लेकिन मालिनी ने दूर से सुन ली थी। उसके मन में उत्सुकता और बढ़ गई। उस रात शादी की खुशी के बीच परिवार के कई सदस्य अर्नब की चर्चा करते रहे। किसी को नहीं पता था कि वह अनजान युवक आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाला है। और सरोजनी देवी की डायरी में दर्ज आखिरी पन्ने अब धीरे धीरे अपने अर्थ खोलने वाले थे। शादी के बाद घर में धीरे धीरे सन्नाटा लौटने लगा। मेहमान अपने अपने शहरों को वापस जा चुके थे और त्रिशा भी अपने नए घर चली गई थी। लेकिन सरोजनी देवी के भीतर कुछ बदल चुका था। पिछले कई महीनों से जो बातें उनके मन में जमा होती रही थी, अब वे एक निर्णय का रूप ले चुकी थी। शादी के तीसरे दिन उन्होंने अर्नब को अपने घर बुलाया। वह सुबह सुबह आ गया और पूरे सम्मान के साथ उनके सामने बैठ गया। सरोजनी देवी ने अलमारी से एक पुराना फोल्डर निकाला। उसमें कई दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और उनकी डायरी के पन्ने रखे थे। उन्होंने फोल्डर अर्नब की ओर बढ़ाते हुए कहा, समय आने पर यह सब सही लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। अर्नब ने गंभीरता से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में सम्मान था, लालच नहीं। उसी शाम सरोजनी देवी ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। शैलेश, मालिनी और कुछ करीबी रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। सभी को लगा कि शायद वह शादी की सफलता की खुशी में कोई छोटा सा समारोह रखना चाहती हैं, लेकिन सरोजनी देवी का व्यवहार असमान रूप से शांत था। भोजन के बाद उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम सबसे एक बात करना चाहती हूँ। सभी का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा परिवार, सम्मान और जरूरत से ज्यादा साधन भी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने एक बात सीखी है, रिश्तों की पहचान मुश्किल समय में नहीं, बल्कि सुविधा के समय में होती है। शैलेश और मालिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर कहना क्या चाहती हैं। सरोजनी देवी ने किसी का नाम लिए बिना बताया कि कैसे कई बार उन्हें महसूस हुआ कि लोग उनसे ज्यादा उनकी बचत को महत्व देते हैं। कमरे में बैठे लोग असहज हो गए, मगर उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव साझा किए। फिर अचानक उन्होंने कहा, मैंने अपनी संपत्ति और बचत के बारे में एक अंतिम निर्णय लिया है। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। कुछ रिश्तेदार सीधे होकर बैठ गए। शैलेश के चेहरे पर भी तनाव दिखाई देने लगा, लेकिन सरोजनी देवी ने आगे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समय आने पर सबको जानकारी मिल जाएगी। उसी दिन उन्होंने अपने वकील से मुलाकात की और कुछ अंतिम कागजी प्रक्रियाएं पूरी की। उसी रात उन्होंने
अपनी डायरी में एक लंबी बात लिखी। उसमें उन्होंने किसी के लिए कटु शब्द नहीं लिखे, बल्कि यह इच्छा व्यक्त की कि परिवार एक दिन समझ पाए कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं अपनापन होता है। 7वें दिन सुबह सरोजनी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण वह ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सकी। उनके जाने की खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया। सब फूट फूट कर रोने लगी। शैलेश को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अंतिम संस्कार के दौरान अर्नब भी मौजूद था। उसने चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाई, मगर लोगों के मन में अभी भी वही सवाल था, वह आखिर कौन? और सरोजनी देवी ने उनकी संपत्ति को लेकर कौन सा फैसला किया था? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद एक वसीयत खुलेगी, जिसमें सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि रिश्तों का असली मूल्य लिखा होगा। और उस दिन पूरे परिवार को अपने कई फैसलों पर पछतावा होने वाला था। रोजनी देवी के जाने के बाद पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो घर कुछ दिन पहले शादी की रोशनी और शोर से भरा हुआ था, अब वहां हर कोना खाली खाली लग रहा था। शुरू के कुछ दिन तो सभी लोग दुख में डूबे रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, परिवार के कुछ लोगों के मन में एक और सवाल सिर उठाने लगा। सरोजनी देवी ने अपनी संपत्ति के बारे में क्या फैसला किया था? उन्होंने जो अंतिम बात कही थी, उसका मतलब क्या था? आखिर वह वसीयत किसके नाम होगी? 13वीं के बाद वकील निरंजन पाठक ने पूरे परिवार को अपने कार्यालय में बुलाया। शैलेश, मालिनी, त्रिषा और कुछ करीबी रिश्तेदार समय पर पहुंच गए। कमरे में गंभीर माहौल था। सभी की नजरें उस बंद फाइल पर टिकी थी जो मेज पर रखी थी। तभी दरवाजा खुला और अर्नब भी अंदर आया। उसे देखकर फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में उसका क्या संबंध है। वकील ने सभी को बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे फाइल खोली। उन्होंने बताया कि यह वसीयत सरोजनी देवी ने पूरी मानसिक स्पष्टता और कानूनी प्रक्रिया के साथ तैयार करवाई थी। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआती पन्नों में सरोजनी देवी ने अपने जीवन के अनुभव लिखे थे। उन्होंने लिखा था कि धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकता। उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने परिवार से शिकायत नहीं है, लेकिन एक कसक जरूर है कि उम्र के अंतिम वर्षों में उन्हें अक्सर ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी जरूरत नहीं, उनकी बचत की जरूरत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजर उठाकर दूसरे की तरफ देख सके। फिर वकील ने अगला पन्ना खोला। अब असली संपत्ति के बंटवारे की बात थी। सभी की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जो लिखा था उसने सबको हैरान कर दिया। सरोजनी देवी ने अपनी उस संपत्ति का बड़ा हिस्सा किसी व्यक्ति के नाम नहीं किया था। उन्होंने अपनी अधिकांश जमीन और बचत से एक सहारा गृह ट्रस्ट बनवाने का निर्णय लिया था, जहां उन बुजुर्गों की मदद की जाएगी जिन्हें उनके अपने लोग अकेला छोड़ चुके हैं। यह सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग स्तंभ रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वकील ने आगे पढ़ा कि ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई है, उसका नाम अर्नब है। अब कमरे में हलचल मच गई। शैलेश ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अर्नब कौन है? वकील ने शांत स्वर में कहा, इसका जवाब वसीयत के अगले भाग में है। सभी की नजरें फिर कागजों पर टिक गई। कुछ ही क्षणों में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो बरसों से छिपा हुआ था। कमरे में बैठे सभी लोग सांस रोके वकील की बात सुन रहे थे। अर्नब अब भी शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या पढ़ा जाने वाला है। वकील निरंजन पाठक ने अगला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। सरोजनी देवी ने लिखा था, अगर यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसीलिए मैं वह सच बताना चाहती हूँ जिसे मैंने बरसों तक अपने दिल में छुपा कर रखा। यह सुनते ही सभी लोग और ध्यान से सुनने लगे। पत्र में लिखा था कि लगभग 15 साल पहले एक बरसाती रात में सरोजनी देवी मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक 10-11 साल का
लड़का मिला था जो भूखा डरा हुआ और बिल्कुल अकेला था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और दूर के रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। वह लड़का अर्नब था। सरोजनी देवी उसे घर ले आई थी। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह सहारा दिया, पढ़ाई का खर्च उठाया, रहने की व्यवस्था की और हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का दिखावा नहीं किया। अर्नब उनके साथ स्थायी रूप से नहीं रहा, बल्कि पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और बाद में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने लगा। पत्र में आगे लिखा था कि वर्षों के दौरान अर्नब ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, बल्कि जब भी वह मिलने आता उनकी दवाइयों, जांचों और जरूरतों का ध्यान रखता। कई बार तो उसने चुपचाप उनकी मदद भी की, बिना किसी को बताए। सरोजनी देवी ने लिखा था कि जब वह बीमार पड़ी थी और परिवार अपने अपने कामों में व्यस्त था, तब अस्पताल में रात भर उनके पास बैठने वाला अर्नब ही था। जब उन्हें अकेलापन महसूस होता था, तब घंटों उनकी बातें सुनने वाला भी वही था। पत्र के शब्दों में दर्द नहीं था, लेकिन सच्चाई थी। उन्होंने लिखा था, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, व्यवहार से बनता है। जिसने आपको सम्मान दिया, आपकी बात सुनी, आपके अकेलेपन को समझा, वही असली अपना होता है। यह सुनते सुनते तृषा की आंखों से आंसू बहने लगे। याद आने लगा कि पिछले कई महीनों में उसने नानी से कितनी कम बातें की थी। शैलेश का सिर भी झुक गया। उसे एहसास हो रहा था कि माँ शायद सही कह रही थी। वकील ने आगे पढ़ा कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी अर्नब को इसलिए दी गई क्योंकि सरोजनी देवी को उस पर भरोसा था कि वह इस धन का उपयोग जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद के लिए करेगा, न कि अपनी सुविधाओं के लिए। फिर वसीयत का आखिरी हिस्सा पढ़ा गया। उसमें लिखा था कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक व्यक्तिगत पत्र छोड़ा गया है, जिसे अलग अलग पढ़ा जाएगा। उन पत्रों में कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐसे शब्द थे जो किसी भी दौलत से अधिक मूल्यवान थे। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि सरोजनी देवी ने किसी से बदला नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा फैसला लिया था जो उनके जीवन के अनुभवों को सम्मान देता था। लेकिन असली भावनात्मक घटना अभी बाकी थी, क्योंकि उन व्यक्तिगत पत्रों में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर पूरा परिवार खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वसीयत पढ़े जाने के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। अभी तक सभी लोग संपत्ति, जमीन और पैसों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सरोजनी देवी ने जाते जाते उनकी सोच ही बदल दी थी। ताकि वकील निरंजन पाठक ने मेज पर रखे एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे को खोला। उसके अंदर कई लिफाफे रखे थे। हर लिफाफे पर किसी न किसी का नाम लिखा था। शैलेश, मालिनी, तृषा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अलग अलग पत्र थे। वकील ने कहा कि सरोजनी देवी ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि ये पत्र सबके सामने पढ़े जाएं, क्योंकि इसमें किसी के लिए आरोप नहीं, बल्कि जीवन की सीख छुपी हुई है। सबसे पहले शैलेश का पत्र खोला गया। पत्र में लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था और रात को डरकर उठ जाता था, तब मैं तुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। याद है कि तेरे स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए थे, लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए जो करती है उसे त्याग नहीं समझती। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर एक बात समझ आई कि बच्चे बड़े होकर माँ की जरूरतों को नहीं, बल्कि आदतों को याद रखते हैं। शायद तूने कभी जानबूझकर मुझे दुख नहीं दिया, लेकिन कई बार अनदेखी भी उतनी ही चोट पहुंचाती है जितनी कोई कठोर बात। यह सुनते ही शैलेश की आंखें भर आई। सामने माँ की वे सारी तस्वीरें घूमने लगी जब उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया था। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों में उसने कितनी बार माँ से बिना बात किए सिर्फ पैसे की जरूरत बताई थी। इसके बाद मालिनी का पत्र पढ़ा गया। उसमें लिखा था, बहू, जब तू पहली बार इस घर में आई थी, तब मैंने तुझे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ कि घर और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत सम्मान की होती है। उन्हें दवा और भोजन से ज्यादा किसी के साथ बैठकर दो मीठे शब्द सुनने की चाह होती है। मालिनी की पलकों पर भी आंसू आ गए। उसे याद आया कि कितनी बार उसने माँ जी के कमरे में जाने के बजाय नौकर के हाथ से खाना भिजवा दिया था। बारी आई त्रिशा के पत्र की। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वकील ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी त्रिशा, जब तू छोटी थी और रात को कहानियां सुनते सुनते मेरी गोद में सो जाती थी, तब मैं सोचती थी कि एक दिन तू बड़ी होकर भी मेरे पास बैठा करेगी। लेकिन समय के साथ तेरी दुनिया बदल गई। यह स्वाभाविक है। बच्चा बड़ा होकर अपने सपनों में व्यस्त हो जाता है। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बस एक इच्छा थी कि शादी के पहले एक दिन तू मेरे पास बैठकर पूछती, नानी आप कैसी हैं। यह सुनते ही त्रिशा की रुलाई फूट पड़ी। उसे याद आया कि शादी के महीनों में उसने नानी से कितनी बार सिर्फ पैसों के लिए बात की थी। उसे वह रात भी याद आई जब वह उनके कमरे में सिर्फ लहंगे के पैसे मांगने गई थी। पत्र में आगे लिखा था, बेटी, जिंदगी में कभी किसी इंसान को कीमत और उपयोगिता से मत आंकना। जिस दिन लोग बूढ़े हो जाते हैं, उस दिन उन्हें पैसों से ज्यादा अपनापन चाहिए होता है। अब कमरे में शायद ही कोई ऐसा था जिसकी आंखें नम ना हो। इन पत्रों पे कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हर शब्द दिल को चीर देने वाला था। सरोजनी देवी मरने के बाद भी अपने परिवार को दोषी नहीं ठहरा रही थी। वह सिर्फ उन्हें एक एहसास दिला रही थी जिसे वे जीते जी समझ नहीं पाए थे। लेकिन सबसे आखिरी लिफाफा अभी बाकी था और उसमें ऐसा संदेश था जो पूरे परिवार की दिशा बदलने वाला था। जब बाकी सभी पत्र पढ़े जा चुके, तब वकील ने डिब्बे में रखा आखिरी और सबसे मोटा लिफाफा बाहर निकाला। उस पत्र पर लिखा था, मेरे पूरे परिवार के नाम। यह देखकर सभी लोग फिर से शांत हो गए। वकील ने धीरे धीरे पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। सरोजनी देवी ने लिखा था, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी आवाज अब तुम्हारे बीच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी बात तुम सब तक पहुँचे। मैंने अपनी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद रिश्ते पैसों के बोझ तले दब जाएं। जो कुछ कमाया वह उन लोगों के काम आएगा जिनके पास सहारा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपने परिवार को कुछ नहीं दिया। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया है अपने रिश्तों को दोबारा समझने का। पत्र में आगे लिखा था कि ट्रस्ट के पहले प्रोजेक्ट का नाम मुस्कान सदन रखा जाएगा और अगर परिवार चाहे तो उसमें स्वयं सेवक के रूप में काम कर सकता है। सरोजनी देवी की इच्छा थी कि उनके परिवार का हर सदस्य साल में कम से कम कुछ दिन वहां बिताए, ताकि वे उन बुजुर्गों की भावनाओं को समझ सके जो अपनों के होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। पत्र का सबसे भावुक हिस्सा आया। उन्होंने लिखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई यह ना कहे कि मैंने परिवार से नाराज होकर यह फैसला लिया। सच तो यह है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का अर्थ सिर्फ देना नहीं, सिखाना भी होता है। अगर मेरे इस फैसले से तुम एक दूसरे के लिए थोड़ा अधिक समय निकालना सीख जाओ तो यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों के सिर झुक गए। त्रिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि नानी ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ थोड़ा सा समय और अपनापन चाहा था। शैलेश को अपनी माँ के साथ बिताए हुए अनगिनत अवसर याद आने लगे, जिन्हें उसने काम और व्यवस्था के नाम पर खो दिया था। मालिनी को एहसास हुआ कि सम्मान और सेवा सिर्फ त्योहारों या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में झलकनी चाहिए। तभी अर्नब ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। छोटी त्रिशा, युवा शैलेश और सरोजनी देवी साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्नब ने तस्वीर मेज पर रखते हुए कहा, नानी अक्सर कहा करती थी कि परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति उसका साथ होता है। अगर यह साथ बचा रहे तो कोई भी घर करीब नहीं होता। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें फिर भर आईं। उस दिन पहली बार किसी ने संपत्ति की चर्चा नहीं की,
कोई यह नहीं पूछ रहा था कि इसे कितना मिलेगा। सभी सिर्फ इस बात को सोच रहे थे, काश उन्होंने सरोजनी देवी के रहते हुए थोड़ा और समय दिया होता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सरोजनी देवी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए परिवार को एक ऐसी यात्रा पर निकलना था जहां उन्हें सिर्फ दूसरों को दर्द नहीं बल्कि सच भी देखने को मिलने वाला था। सरोजनी देवी की वसीयत पढ़े जाने के लगभग 1 महीने बाद वह दिन आया जब शैलेश, मालिनी, तृषा और परिवार के कुछ अन्य सदस्य पहली बार मुस्कान सदन पहुंचे। शहर के बाहरी इलाके में बने उस भवन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह किसी दान की रकम से बनाया गया है। वहां न दिखावा था, न भव्यता, लेकिन हर कोने में अपनापन दिखाई देता था। प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की पट्टियां लगी थी, जिस पर लिखा था, सरोजनी देवी स्मृति मुस्कान सदन। यहाँ बुजुर्गों को सिर्फ छत नहीं, सम्मान मिलता था। यह पढ़ते ही तृषा की आंखें फिर नम हो गईं। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कई बुजुर्ग लोग बगीचे में बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ लोग छोटे छोटे पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अर्नब ने सबका स्वागत किया और उन्हें पूरे परिसर का दौरा कराया। वहाँ हर कमरे के बाहर किसी न किसी बुजुर्ग की छोटी सी कहानी लिखी हुई थी। किसी को बेटों ने छोड़ दिया था, किसी के पास कोई संतान नहीं थी और कोई अपनी इच्छा से वहाँ रहने आया था, क्योंकि उसके अपने लोग उसके लिए समय नहीं निकाल पाते थे। हर कहानी सुनकर शैलेश का सिर और झुकता जा रहा था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। तभी अर्नब उन्हें एक कमरे में ले गया, जहाँ लगभग 80 वर्ष की एक महिला खिड़की के पास बैठी थी। उनका नाम शारदा बुआ था। अर्नब ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं, अच्छे पदों पर हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से उनमें से कोई मिलने नहीं आया। यह सुनकर मालिनी को झटका लगा। उसने सोचा कि क्या सचमुच ऐसा भी हो सकता है। तभी शारदा बुआ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, बुरा मत मानना, मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं, बस बहुत व्यस्त हैं। यह कहते समय उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीरे से एक पुराना मोबाइल दिखाया, जिसमें सैकड़ों बार डायल किए गए नंबर थे, लेकिन ज्यादातर कॉल बिना जवाब के रह गए थे। शारदा बुआ बोली, मैं हर त्योहार पर सोचती हूँ कि शायद इस बार कोई आ जाएगा। फिर खुद को समझा लेती हूँ कि बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उनके शब्द सुनकर तृषा रो पड़ी। उसे याद आया कि नानी भी कई बार फोन करती थी और वह बाद में बात करने का सोचकर कॉल काट देती थी। शैलेश की आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा। उसने महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ किसी को छोड़ देने से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे समय न देने से भी आता है। उस दिन परिवार ने कई बुजुर्गों से मुलाकात की। हर व्यक्ति की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था, अपने लोगों की कमी। शाम को जब सभी लोग लौटने लगे तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी में असामान्य खामोशी थी। हर व्यक्ति अपने भीतर चल रही लड़ाई से गुजर रहा था। उन्हें पहली बार समझ में आ रहा था कि सरोजनी देवी ने ट्रस्ट क्यों बनवाया था। उन्होंने संपत्ति नहीं बांटी थी, बल्कि एक आईना छोड़ गई थी, जिसमें हर व्यक्ति अपना चेहरा साफ देख सकता था। लेकिन उस रात एक और घटना होने वाली थी, जो इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस रात जब परिवार घर लौटा तो किसी का मन समान नहीं था। शारदा बुआ की बातें, मुस्कान सदन के बुजुर्गों की कहानियां और सरोजनी देवी के पत्र बार बार सबके मन में घूम रहे थे। रात में लगभग 10 बजे तृषा अपने पुराने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला, जो शायद शादी की भाग दौड़ में किसी की नजर से छूट गया था। डिब्बे के ऊपर उसके नाम एक पर्ची लगी थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी चाबी, एक छोटी सी डायरी और एक तस्वीर थी। तस्वीर में छोटी तृषा नानी की गोद में बैठी हंस रही थी। तृषा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर सरोजनी देवी की लिखावट थी, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथों में है तो शायद तुम मुझे याद कर रही होगी। आगे लिखा था, बेटी, जिंदगी में लोग अक्सर सोचते हैं कि विरासत, जमीन, मकान या
बैंक बैलेंस होती है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी विरासत वह समय है जो हम अपने लोगों को देते हैं। पैसा खत्म हो सकता है, संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन किसी के साथ बिताया गया एक सच्चा पल हमेशा जीवित रहता है। तृषा देर तक वह डायरी पढ़ती रही। उसमें नानी ने उसके बचपन की छोटी-छोटी यादें लिख रखी थी। पहला स्कूल का दिन, पहली कविता, पहली जीत, पहली हार, हर पन्ने में प्यार था, शिकायत नहीं थी। अगले दिन सुबह तृषा वह डायरी लेकर अपने माता-पिता के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, हमने नानी को समझने में बहुत देर कर दी। पहली बार शैलेश ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। उसी दिन परिवार ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ मुस्कान सदन को आर्थिक मदद नहीं देंगे, बल्कि हर सप्ताह वहां समय भी बिताएंगे। धीरे धीरे यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया। तृषा अपने पति के साथ वहां जाकर बुजुर्गों को किताबें पढ़कर सुनाने लगी। मालिनी उनके साथ त्योहार मनाने लगी। शैलेश हर रविवार वहां बैठकर लोगों की बातें सुनता। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद मुस्कान सदन शहर में सम्मान और सेवा का प्रतीक बन चुका था। उद्घाटन दिवस की पहली वर्षगांठ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। मंच पर सरोजिनी देवी की तस्वीर लगी थी। कार्यक्रम के अंत में अर्नब ने सबके सामने एक बात कही, जब मैंने पहली बार नानी से पूछा था कि वह अपनी संपत्ति का क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा था, मैं ऐसा कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ, लोगों के बैंक खाते नहीं, उनके दिल बदल दे। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों में सम्मान से ज्यादा भावनाएं थी। तृषा मंच पर गई और नानी की तस्वीर के सामने दीप जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने मन ही मन कहा, नानी, आपने हमें संपत्ति नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, रिश्तों की कीमत समझने की समझ। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे सरोजिनी देवी कहीं दूर से मुस्कुरा रही हो। उन्होंने जाते जाते अपने परिवार को सबसे बड़ी विरासत दे दी थी, प्यार, सम्मान और समय का महत्व। और यही वह विरासत थी जो पीढ़ियों तक जीवित रहने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बुजुर्गों को हमेशा पैसे या जिम्मेदारी की नज़र से मत देखिए। उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके समय, सम्मान और अपनेपन की होती है, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब अक्सर हमें एहसास होता है कि हमने सबसे कीमती चीज़ खो दी है, उनकी मौजूदगी। दोस्तों, सरोजिनी देवी की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं, बल्कि समय, सम्मान और अपनेपन से तय होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप तृषा की जगह होते तो नानी की वसीयत सुनने के बाद सबसे पहले क्या करते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सपना की कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती है। मैं हूँ सपना और ये थी मेरी आज की कहानी। धन्यवाद।